कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला जो है ना वो टॉपिक कि जिसके ऊपर हम डिटेल में डेलिब्रेशन करेंगे, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप पिछले 6 साल के ऐसे देखें तो कोई साल ऐसा नहीं है कि जिसमें इस पे ऐसे ना आया हो। वो वर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जो स्पेशल टू ह्यूमंस है और बेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस है, हमारी फिजिकल कंफर्टनेस की, हमारे सोशल लेयर की। और इसके ऊपर मतलब मॉडर्न वर्ल्ड है ही टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, कि जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी ज्यादा है वो ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी, वहां पे एजुकेशन का लेवल ज्यादा होगा, वहां पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगी। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले वर्ड, कभी भी आपके पास कोई नया वर्ड आए, स्ट्रक्चर आए, तो सबसे पहले उसकी एटमोलॉजी में घुस जाए। अगर आपको एटमोलॉजी की सेंस है तो इवन आपको जो प्रेसिएंट कंप्रीहेंशन में 20 वो आते हैं ना एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, वो भी बड़े आप इजीली कर सकते हैं कि आपको पता हो कि वर्ड की रूट क्या है। तो इसमें दो लफ्ज हैं, एक है टेक, दोनों ही ग्रीक्स वर्ड है, एक है टेक और दूसरा है लॉजिक। लॉजिक कहते हैं साइंस, लॉजिक साइंस। टेक है आपकी टेक्निक, क्राफ्ट, प्रैक्टिकल आर्ट, कि आप कैसे चीजों को मैनिपुलेट करके तो उसमें से कोई चीज बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो वो एक टेक्निक है कि आपने एक मशीन बनाई, उस मशीन के साथ आप ये कर सकते हैं। तो टेक मीन क्राफ्ट, तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी साइंस ऑफ क्राफ्ट, कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। कि प्रैक्टिकल पर्पसेस क्या है कि आपने कुछ नई चीज बनानी है, आपने कोई फूड की प्रोडक्शन करनी है, आपने कोई डिजीज को मिटिगेट करना है, तो वट एवर इट इज। तो इसके अंदर मतलब आपकी सारी प्रैक्टिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग आपकी सारी आती ही टेक्नोलॉजी के अंदर है। जितनी भी इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, इस पे जाने से पहले हमने कहा था कि कल मैंने बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले तो देखना है व्हाट इट इज। व्हाट इट इज ये है कि टेक्नोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ क्राफ्ट या एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहा हूं तो ये इसमें सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रिज बनाना, रेल रोड बनाना, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इंसान ने आज से हजारों साल पहले देखा कि अगर हम सीड्स को उसमें लगाते हैं जमीन में और एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट देते हैं, वाटर देते हैं और नरिशमेंट देते हैं, तो वो वीट में या कॉर्न में या मेज में मुख्तलिफ चीजों में उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसके अंदर जितनी भी हम ये अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चिकन खाते हैं तो वो एक टेक्निक के साथ प्रोड्यूस होता है। तो मुख्तलिफ चीजों की प्रोडक्शन। दूसरा है इसके अंदर कम्युनिकेशन, के शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इवन वो कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स, वो कहते हैं लैंग्वेज भी एक टेक्निक है, कि इंसान ने लैंग्वेज को इवॉल्व किया इन ऑर्डर टू शेयर देयर थॉट्स, कि आवाज की मैनिपुलेशन इस तरीके से की कि आपको बात समझ आ जाए। इसमें राइटिंग है, इसमें प्रिंटिंग प्रेस है, इसके अंदर ये आपकी वो क्या कहते हैं टेलीग्राम है, रेडियो है, टेलीविजन है, मतलब जैसे जैसे हायरार्किकल आप जाते हैं आगे। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी रोड्स हैं, आपके ब्रिजेस हैं, रेलवे है, एयरप्लेन है, एयरपोर्ट, मुख्तलिफ चीजें जो हाउसिंग
सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के ये 3 बड़े हेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और प्रोडक्शन। ये टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं, ये टेक्नोलॉजी की सब फील्ड्स हैं। अच्छा, अब पहले तो ये हो गया कि व्हाट इट इज। अब व्हाट इट इज मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि साइंस ऑफ क्राफ्ट या एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, और इसके अंदर प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब देखते हैं कि व्हाट आर इट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, कि टेक्नोलॉजी का ओरिजिन क्या है, कि कहां से आई और इसकी कैसे एवोल्यूशन हुई। तो सबसे पहली जो इसकी स्टेज थी वो थी स्टोन एज। सबसे पहले स्टोन एज के इंसानों ने स्टोन को यूज करके उससे टूल्स बनाना शुरू किए, और सबसे बड़ा जो बूस्टर था वो था फायर। इन्वेंशन ऑफ फायर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया कि फायर आ गई तो फायर एक इमेंस पावर है कि आप उससे आप मेटलर्जी भी कर सकते हैं कि मेटल्स को पिघला के तो कोई नई चीज बना लें, क्ले प्रोडक्ट्स भी बना लेते हैं। ये जितनी भी आपकी पोट्री और ये एंशियंट वर्ल्ड में सारा नजर आता है, इट्स बिकॉज ऑफ फायर। और इसके अंदर वो क्या कहते हैं, फायर के जरिए आप ग्लास की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बना सकते हैं। तो एंशियंट वर्ल्ड में स्टोन के बाद और फायर के बाद इंसान ने मुख्तलिफ चीजें इन्वेंट की, जिसके अंदर ए नीडल आ गई टू मेक क्लॉथ्स, स्टोन्स को यूज करके शेल्टर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं आपकी क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सारी एंशियंट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब इसका आप टिल्ट देखें तो ये हजारों साल में है। मतलब स्टोन एज मतलब 2-3 लाख साल पे मबनी है। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या था, रेवोल्यूशन इन प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कि पहले हंटर ही रहे, आप फ्रेश मीट या इस तरह की चीजें जो है ना वो उनको इस्तेमाल करते हैं। मतलब फायर का कुकिंग से बड़ा रिलेशन है कि वो चीजें जो एडिबल नहीं है उनको कुकिंग के जरिए एडिबल बना लिया। दूसरी फिर स्टेज आ गई एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन में ही आ गया। उसके बाद एग्रीकल्चरल इरा में व्हील इन्वेंट हुआ, फिर व्हील के बाद राइटिंग इन्वेंट हुई, फिर मेटलर्जी, फिर ग्लास प्रोडक्ट्स और शिप्स ट्रैवलिंग के लिए। तो ये एग्रीकल्चरल इरा में ये प्रोडक्शंस हुई। अच्छा, एग्रीकल्चरल इरा तक ये रहा कि भाई चीजें स्लोली स्लोली डेवलप होती हैं, कि मतलब 2000 बीसी में व्हील इन्वेंट हुआ तो अगले 2500 साल 3000 साल बस व्हील की मैनिपुलेशन ज्यादा से ज्यादा हुई, कोई नई चीज नहीं उसमें आई। मॉडर्न वर्ल्ड की जो बिगिनिंग है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने चीजों को फंडामेंटली चेंज कर दिया, कि जब स्टीम इंजन आया तो एक पावर आ गई आपके पास, मैकेनिकल पावर। आगे जो भी टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट की थी लेकिन उसमें ह्यूमन लेबर ज्यादा लगती थी, अब ह्यूमन लेबर कम हो गई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से मशीन ने वो चीजें बनानी शुरू कर दी। तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में, जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ, कि स्टीम के साथ रेल रोड बनाई गई, रेलवे आई। और रेलवे की यूटिलिटी यह है कि उसने नेशंस को इंटीग्रेट कर दिया। भाई यूएसए की इंटीग्रेशन, यूरोप की इंटीग्रेशन है वो रेलवे के ऊपर प्रीमाइज्ड है। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टेलीग्राम एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आई। टेलीग्राम यह है कि आप रियल टाइम में मैसेज अपना शेयर कर रहे हैं। तो जितनी भी कॉलोनियल वर्ल्ड था 19th सेंचुरी का, जब ब्रिटेन और फ्रांस इन्होंने पूरी दुनिया कॉन्कर की थी, तो ये रियल टाइम में मैसेजेस भेज के तो अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल करते थे। कि पहले तो ये था कि जब मैसेज नहीं जाएगा तो अगर आपकी फार फ्लंग कॉलोनी है तो मैसेज आने में और उधर से ऊपर से डायरेक्शन लेने में महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन वहां पे रियल टाइम डायरेक्शन है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान इंडिया में 1857 की वो आई थी रिबिलियन, तो उसको भी कंटेन इसी तरह रियल मैसेजेस के साथ किया गया था, कि फौरन पता चल गया तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की थी। लेटर ऑन भी जहां जहां रिबिलियसनेस आई वहां वहां इसी तरह इसको कोऑर्डिनेट किया गया। कि
अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी हर चीज को शेप कर रही है, हर चीज में इसका इम्पैक्ट है। अच्छा, उसके बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें वाटर स्टीम, जर्म थ्योरी और रेल रोड और टेलीग्राम थे। फिर सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया कि मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, कि बिजली है, बड़ी बड़ी मशीनें लगनी शुरू हो गई। तो जो चीज आगे एक फैक्ट्री बनाती थी, फॉर एग्जांपल 100 उसकी आउटपुट थी, तो अब उसी की 1000 आउटपुट होगी, कि मैनीफोल्ड प्रोडक्शन जो है ना इंक्रीज होगी। दूसरा सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें व्हीकल और एयरप्लेन्स आए। व्हीकल और एयरप्लेन्स ने क्या किया कि मोबिलिटी बहुत बढ़ा दी, कि भाई अगर पहले किसी ने इंडिया से ब्रिटेन जाना होता था तो उसको 15 से 20 और महीना डेढ़ 2 महीने लग जाते थे शिप पे जाने पे। अब क्या 10 घंटे 15 घंटे की फ्लाइट है, आप पहुंच जाते हैं। तो मोबिलिटी फार फ्लंग होगी, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन बढ़ गई। तीसरी जो बड़ी चीज आई वो रेडियो। आगे आप रियल टाइम में मैसेज दे सकते हैं, अब आप रियल टाइम में आवाज सुना सकते हैं। तो जितनी ये अर्ली 20th सेंचुरी की प्रोपोगेंडा रजीम्स की, फैशिज्म जो आई अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसमें इटालियन फैशिज्म, जर्मन जो है नाजिज्म, तो उसके पीछे जो पावर थी वो रेडियो थी, कि रेडियो के साथ लीडर्स रियल टाइम में मैसेजेस पहुंचाते थे। अच्छा, उसके बाद फिर आया थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कि जब आपका कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, कि अब आपने क्या बना दिया, पहले तो आपने जो इंसानी लेबर है ना उसका अल्टरनेट क्रिएट कर लिया मशीन की सूरत में। अब इंसानी दिमाग का अल्टरनेट क्रिएट कर लिया, कि जिस तरह इंसान सोचता है, कैलकुलेट करता है, इसी तरह कंप्यूटर ने सोचना शुरू कर दिया। तो उसके दो पिलर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका कंप्यूटर और ये सारी चीजें, वो सेमीकंडक्टर्स और इस तरह जो है ना, ये वाली चीजों ने वो क्या कहते हैं ह्यूमन आउटरीच और प्रोडक्शन बढ़ा दी बहुत ज्यादा। एक तो रियल टाइम में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और वो क्या कहते हैं थोड़े टाइम में ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की यूटिलिटी देखें ना, तो ये वर्ल्ड है ही इरा ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के ऊपर सारी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद आया 1990s के बाद फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, 6 चीजें हैं। ये अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रह रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ये पीछे तो आपकी हिस्ट्री थी, कि जिसके जरिए आप एनोलॉजी ड्रा कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है, और ग्लोबलाइजेशन और ये चीजें जो है ना इसके साथ लिंक्ड है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पहली चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि वर्ड इंटेलिजेंस है, अब इंटेलिजेंस इज यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंटेलिजेंस ये है कि द कैपेसिटी टू कंप्रीहेंड नेचुरल फिनोमिना एंड ड्राइविंग नेचुरल लॉज from that particular observation in order to improve your life। मतलब इंटेलिजेंस यह है कि comprehension और maneuvering of phenomena around you। आगे ये सिर्फ ह्यूमंस करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रोन है, तो आगे एक बंदा जाता था, वो कहीं पे धमाका करता था, तो उसकी वो जो पायलट है उसके ऊपर मोरल बर्डन होता था कि यार मैंने 1000 बंदे मार दिए। मशीन के ऊपर कोई मोरल बर्डन नहीं है। तो चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है रोबोटिक्स, कि रोबोट्स बनाने के जो ऑर्डनरी ह्यूमन लेबर लोग करते हैं वही अब रोबोट्स कर रहे हैं। जो प्रिडिक्शन है कि 2040-50 तक वो क्या कहते हैं सिमिलर टू ह्यूमंस जो है ना वो रोबोट्स बन के मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या होगा कि जैसे आपको सफाई करने वाले सैनिटरी के लिए लोग चाहिए होते हैं, जो भी ऑर्डनरी और अनस्किल्ड लेबर है वो इंसान, वो ह्यूमंस की बजाय लेबर करे, वो रोबोट्स करेंगे। हम आगे जाके देखेंगे इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है, क्योंकि अगर रोबोट्स आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो क्या काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरी है नैनो टेक्नोलॉजी।
देखो, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके पीछे एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड व्यू था। वो उसके पीछे साइंटिफिक एडवांसमेंट थी जिसके न्यूटन ने लॉज दिए थे। उन लॉज पे मबनी वो क्या कहते हैं ना, स्टीम इंजन और ये सारी चीजें उसके बाद बनी जंग थ्योरी। फिर जब अर्ली 20th सेंचुरी आया और आइंस्टाइन आया तो मैटर के अंदर घुस गए कि मैटर के अंदर जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उनकी फिर फर्दर स्टडी की, क्योंकि असल लाइफ उनके अंदर घुसी हुई है। वो जो पीछे अनार्किक एनर्जी है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है। तो उसको समझ के वो अनलिमिटेड पावर है। मतलब जैसे आपका जो एटम बम या हाइड्रोजन बम है वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है कि आपने एटम के अंदर घुस के देखा कि एटम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो अपनी एनर्जी अनलीश कर दे। अच्छा, उसके बाद चौथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है आपसे छोटा सा। जी 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 जी, श्योर। सर, ये टेक्नोलॉजी को हम कितनी एजेस में डिवाइड करते हैं? राइटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन एज टिल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज, व्हाट आर द स्टेजेस एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज मैं डिफरेंट सवाल नहीं स्टेजेस? समझ पाया। सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो हम अब टेक्नोलॉजी का ऐसे हमें आता है, तो इसको सर हम अपने मतलब डिवीजन इसको हम एजेस में कितनी एजेस में टोटल करेंगे और उन एजेस के नाम कितने होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अभी स्टोन एज ऐसे और नहीं अभी कर रहे आगे? हम। अभी हम जी ऐसे जी। नहीं कर रहे। अभी हम अच्छा, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। अगला फेज है ऐसे ठीक है। करने का। फिर मैं पास्ट में से पेपर्स निकाल के आपको बताऊंगा कि ऐसे कैसे करना है उसमें से। अभी हम जस्ट समझ रहे हैं कि टाइम एंड स्पेस में, तारीख में टेक्नोलॉजी की मूवमेंट क्या रही और इस वक्त वो किस स्टेज के ऊपर है। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर, इसको थैंक समझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड ही इंटरनेट की वजह से हूं। सारा दिन आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक इंटरनेट यूज करते हैं। हर चीज आपकी, इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी सोसाइटी इंटरनेट पे मूव कर गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर, फिर आपकी ये जो मुख्तलिफ अलीबाबा, अमेज़न, हर चीज इंटरनेट पे मूव कर गई है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि हर चीज इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गई है। पहले ये और इंटरनेट ये 15-20 साल पुराना फिनोमेना है। 92-3 के ऑनवर्ड इसकी स्लो स्लो डेवलपमेंट हुई और अब जो है वो क्या कहते हैं, अब हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। पांचवा, ऑटोमेशन, पर ऑटोमेशन ऑफ व्हीकल्स। ड्रोन्स ऑलरेडी आ गए हैं, व्हीकल्स के बारे में प्रिडिक्शन है और बड़ी ज्यादा इस वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं कि विदाउट ड्राइवर जो है आपके पास व्हीकल हो। अच्छा, छठा है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, आपको दुनिया में वायरस आते रहे हजारों साल। जब इंसान अर्बनाइज्ड हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया, तो उसके बाद वायरस आना शुरू हो गए। पहले वायरस आता था, वायरस लोगों को मार देता था और उसके बाद पता चलता था कि ये हमारे साथ हुआ क्या। इवन आज से 100 साल पहले चले जाए, जो स्पेनिश फ्लू आया था तो उसने भी मारा। उसकी हमने तदाबीर की कि पता चल गया कि आपने अपने आप को सैनिटाइज करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसकी कोई रियल टाइम में वायरस की एंटीबॉडीज या वो क्या कहते हैं वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। पहली दफा के इंसान को एक वायरस आया, कोविड वायरस, इतना खतरनाक लीथल वायरस, और जो कि सीधा जाके आपके लंग्स को अटैक करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑक्सीजन वाली टेक्नोलॉजी ना होती तो मोर्टेलिटी रेट 30-40% होना था। जस्ट एक एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी की क्या यूटिलिटी है। अच्छा, अब आगे आप देखें, उसकी वैक्सीन भी बना ली, मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन बनाई। किसी ने mRNA बना ली, किसी ने वो क्या कहते हैं डेड जो वैक्सीन है उसको उसके जरिए बना ली। मुख्तलिफ तरीके से उसकी डेवलपमेंट होगी और रियल टाइम में बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो वैक्सीन डेवलप कर ली। तो टेक्नोलॉजिकली इंसान पिछले 200-250 साल में, पर्टिकुलरली आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सस्टेन
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे खड़ा है। और 20 इसको कलेक्टिवली जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। 21st सेंचुरी जो है इज अ सेंचुरी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ग्लोबल रिलेशनशिप से लेके ऑर्डनरी ह्यूमन रिलेशनशिप को जो है वो शेप करेंगे। तो हमने देखा कि अगर आप देखें कि आज से हजारों साल पहले ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। सबसे पहले स्टोन एज, फिर एग्रीकल्चरल इरा में मेटलर्जी, सिरेमिक्स, ग्लास प्रोडक्ट्स, व्हील, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, स्लो डेवलपमेंट, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19th सेंचुरी में, उसने मैसिव अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोडक्शन। फिर आगे अर्ली 20th सेंचुरी में सेकेंड रेवोल्यूशन आया जिसकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैस प्रोडक्शन हुई। फिर थर्ड रेवोल्यूशन आया लेट 1960s 70s में, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। और अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सारी चीजें प्रमाइज्ड है। अगर हम देखें ना तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि वो कहते हैं कि जितनी तरक्की 20th सेंचुरी में हुई उतनी तरक्की 21st सेंचुरी के पहले 14 साल में हुई। और जितनी तरक्की 21st सेंचुरी के पहले 14 साल में हुई उतनी तरक्की उससे अगले 7 सालों में हुई। कि तरक्की का ग्राफ अगर आप टेक्नोलॉजी वीजा विज बनाए तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, स्पीड से चीजें ज्यादा से। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो पहली बात है अक्यूमुलेटिव है, कि जो पहले एडवांसमेंट हुई है उनकी बेस पे नई एडवांसमेंट होती है। तो अगर 10 एडवांसमेंट हुई है तो 11वीं थोड़ा टाइम लेगी, 11 हो गई है 12वीं उससे थोड़ा टाइम लेगी, अक्यूमुलेटिव है। दूसरी यूनिवर्सल है, टेक्नोलॉजी का ना कोई रेस है, ना कोई ज्योग्राफी है, ना उसकी कोई सियासत है, ना उसके कोई एथिक्स है। जितनी भी आज तक अगर फायर से लेके आज तक की मॉडर्न इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखें तो हर चीज हर मजहब में हर खिते में मौजूद है। कि अगर इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस कौन जा रहा है, वो जा रहा है चाइना। लेकिन चाइना की अगर आप तारीख देखें तो 40-50 साल पहले चाइनीज बिल्कुल नल्ले थे। तो टेक्नोलॉजी है वो किसी रेस की पर्टिकुलर मोनोपोली नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। हर बंदा वो क्या कहते हैं ना हर इकोनॉमिकल ग्रोथ में आएगा ना जी, ये पॉइंट्स इकोनॉमिकल ग्रोथ में आएंगे ना, ये हर चीज में आएगा। देखिए आप इंटरनेट है तो कोई खिता ऐसा है जो कहता है कि जी ये अमेरिकन की इन्वेंशन है हमने नहीं करनी। नहीं अगर टीवी सारे इन्वेंट हुआ, अमेजोन हो गया, कुछ इधर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेजोन हो गया या जो भी है, तो इसको भी ई कॉमर्स पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस। हाँ जी, मैंने कहा ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है हर जगह ना। टेक्नोलॉजी की नेचर है कि उसकी 4 चीजें, अक्यूमुलेटिव, यूनिवर्सल, नंबर 3 एक्सपोनेंशियल, चौथा एमोरल। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। एथिक्स नहीं है। टेक्नोलॉजी को यूज करके आप बम भी बना सकते हैं, आप वैक्सीन भी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है उसकी एडवांसमेंट एक्सपोनेंशियल है कि अगर एक तरक्की अगर इस तरह देखें ना तो अगर ये 100 साल में इतनी तरक्की हुई तो अगली तरक्की जो है वो 10 साल में हो जाएगी, उससे अगली 5 साल में हो जाएगी, उससे अगली 3 साल में हो जाएगी। टाइम मसलसल कम होता जाएगा और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बढ़ती जाएगी। यूनिवर्सल है कि फर्ज किया एक चीज अटलांटिक में इन्वेंट हुई, वो पैसिफिक में भी लोग यूज करेंगे। अगर एक चीज इंडिया में इन्वेंट हुई है तो वो पाकिस्तान में भी लोग यूज करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई मजहब नहीं, कोई खिता नहीं, कोई रेस नहीं, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, और ना ही किसी पर्टिकुलर बंदे की उसके ऊपर मोनोपोली है। ये मतलब नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अक्यूमुलेटिव, यूनिवर्सल, एक्सपोनेंशियल और एमोरल। जी अब बताएं आपका क्या सर मेरा एक क्वेश्चन है जी।
सर ये क्या पैरामीटर्स होते हैं कि एक जो कंट्री होता है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसको किस पैरामीटर्स पे माना जाता है? मतलब अभी आपने बताया कि अभी इस वक्त तो चाइना है, बट यूएस नहीं था, यहाँ जापान नहीं था उसमें एडवांस चाइना से भी। एक सेकंड जी दोबारा करिएगा क्वेश्चन। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम एक कंट्री को टेक्नोलॉजिकल एडवांस समझते हैं? जैसे कि अभी आपने कहा है कि चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन। क्या यूएस, जी क्या यूएस या जापान नहीं है? क्योंकि वो तो उसकी ऑब्वियसली हम देखते चाइना हैं के। कि उसके पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है कि जो टेक्नोलॉजी की पीछे जो ग्रोथ है वो रिसर्च पे मबनी है। हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट रिसर्च पे कितने पैसे लगा रही है, कितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन का लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है। वो 6 से 7 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर फिर मैयर होता है कि कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजी में किस जगह पे खड़ा है। वो हम करेंगे जब हम वो कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे ना टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के लिहाज से, तो फिर हम देखेंगे कि ये पैरामीटर्स हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें, यहां तक आपको क्लैरिटी है कि मैंने जो बात की कि पहली बात आपसे की कि टेक्नोलॉजी है क्या, फिर उसके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की बात की, फिर मैंने ओरिजिन और एवोल्यूशन में देखा कि मसलसल 4 चीजें हमें नजर आई कि अगर हम 4 कॉमन एलिमेंट्स निकालें कि टेक्नोलॉजी की जो मूवमेंट है हजारों साल में, हमें वो ये 4 चीजें नजर आती हैं कि अक्यूमुलेटिव है, यूनिवर्सल है, एक्सपोनेंशियल है, एमोरल है। यहां तक क्लियर है हम लोग? जी सर। अच्छा, अब आगे आ जाए, अगली जी चीज है सर। कॉजेशन। जी जी। अच्छा, अगली चीज है कॉजेशन कि कोई भी दुनिया में चीज आती है तो उसके पीछे कोई कॉज है कि अगर टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है तो इसके पीछे क्या कॉजेज है, क्या प्रोपेलिंग फोर्सेस हैं कि जिसने इंसान को कंपेल किया कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ मूव करे। तो उसमें सबसे पहली जो है वो है नेसेसिटी टू फुलफिल बॉडीली नीड्स, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। ये जो चीजें हैं इसने इंसान को कंपेल किया कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो। दूसरा इसमें है कि फिजिक, पहला मटेरियल या बॉडीली नीड्स। हम अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएं, हजारों साल पीछे जाएं कि व्हेन देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी कि मुख्तलिफ प्रीडेटर्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आपस में वार में थे कि हु इज गोइंग टू कॉन्कर। अब उसमें सबसे बड़ी वार है, आज भी बड़ी वार है फूड की। फूड बहुत बड़ी एक जंग थी। तो उसमें जब इंसान ने बो एंड एरो बनाया, स्टोन के साथ इंप्लीमेंट्स बनाए, अपने शेल्टर को ठीक किया, तो उससे उसको मटेरियल फुलफिलमेंट हुई और वो मुसलसल अर्ज देता रहा उसको कि नई से नई टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट करनी है। मतलब एग्रीकल्चर की इन्वेंशन जो है इट्स रिलेटेड टू फुलफिलिंग ऑफ बॉडीली नीड्स कि आपने फूड की जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करना है। दूसरी जो है इसके अंदर वो है अर्ज टू इंक्रीज फिजिकल कंफर्ट। देखिए, शेल्टर पत्तों वाला भी है और शेल्टर ये भी है कि जिसमें एसी भी लगा हुआ है, आप बड़े कंफर्ट तरीके से बैठे हुए हैं। शेल्टर में फर्क है। इसी तरह फूड, बेयर रॉ मीट भी है, कुक्ड भी है, कॉर्न भी है, मेज भी है, मल्टीपल चीजें हैं। तो फिजिकल कंफर्टनेस को इंक्रीज करना कॉन्टिन्यूसली कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप सहल इन्वायरमेंट में रह सकें। तीसरा वैरायटी कि अगर एक चीज आ गई है तो इससे पैरेलल, अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ वीट ही उगाया तो वीट के अलावा फिर राइस, मेज और ये चीजें क्यों उगाई। अगर मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें तो आप देखें ना कि अर्ज देखें, पहले रॉ ब्रायलर बनाना शुरू किया,
चिकन, फिर उसके बाद चिकन की कुक्ड प्रोडक्ट्स आ गई, उसमें भी मल्टीपल वैरायटी आ गई। इसी तरह आप देखें गाड़ी है, तो गाड़ी इन्वेंट की तो गाड़ियों में कितनी वैरायटी आ गई। तो वैरायटी जो है ना वो इंसान की क्यूरियोसिटी और वो क्या कहते हैं बोर्डम से एस्केपमेंट है, तो वो कंपेल करती है कि नई से नई चीजें जो है वो इन्वेंट की जाए। चौथी, प्रोपेंसिटी टू मैकेनाइज लेबर। एक है कि मैं ये चीज उठाता हूं और उठा के 2 किलोमीटर लेके जाता हूं। एक ये है कि मैं वो क्या कहते हैं मेरे पास व्हील है और व्हील के साथ वो क्या कहते हैं आगे घोड़ा बंधा हुआ है, कार्ट है, और उसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूं, तो लेबर मैकेनाइज होगी। मैं नहीं लेबर कर रहा, मैं उसके साथ चल रहा हूँ। वो जो कैरिज वाली लेबर है वो सारी या गधा कर रहा है, या कार्ट कर रही है, या रेल कर रही है, या शिप कर रही है। तो मैकेनाइज लेबर के, अच्छा मैकेनाइज लेबर क्यों? सोशल लेयर की वजह से। देखिए चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैकेनाइज लेबर क्यों करनी है? कि मुझे टाइम मिले। टाइम फॉर व्हाट? फॉर सोशल लेयर। सोशल लेयर क्या है? कि मैं जो मेरे साथ सिमिलर मेरी फैमिली मेंबर है, मेरी सोशल मेंबर है, मैं उनके साथ गपशप लगा सकूं, मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकूं, मैं सोच विचार कर सकूं, मल्टीपल चीजें हैं सोशल लेयर से रिलेटेड, वैसे ही मैं बैठ सकूं। अब आप देखें ना, एक ऑर्डनरी बंदा जो सुबह से लेके शाम तक लेबर करता है उसको सोशल लेयर नहीं मिलता, लेकिन अगर वही मशीन कर रही है तो उसने सिर्फ मशीन को ओवरलुक करना है, तो उसके पास सोशल लेयर ज्यादा होगा। अच्छा, उसके कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट्स। ऑथर का नाम मुझे भूल गया, उसने बुक लिखी, उसने कहा दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है ना वो जंग लेके आई है, वार के। अगर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि डिफेंस की वजह से जब एंशिएंट वर्ल्ड में किला और वॉल बनाई तो गन पाउडर हो गया, गन पाउडर आ गया, गन पाउडर आ गया। मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो टेक्नोलॉजी है कि वो क्या कहते हैं फाइटर्स आ गए, तोपखाना आ गया, इवन जो कंप्यूटर है उसके पीछे भी इन्वेंशन। वो एक मूवी भी है इमिटेशन गेम, उसमें उस जो इनका प्रोजेक्ट था उसके अंदर ये कंप्यूटर भी जो है वार से रिलेटेड है। दूसरा कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट्स कि इंसान मुसलसल जेलस होता है। अगर एक सोसाइटी या नेशन ने ए इन्वेंट कर लिया तो बी जो दूसरा नेशन है चाहेगा कि हम ए को इंप्रूव्ड फॉर्म में करें। कि आप अगर पिछले 100 साल में देखें तो कैसे जंग है कि कंप्यूटर्स की मॉडर्न फॉर्म आ गई है, मोबाइल्स कितने मतलब नए से नए रोज मोबाइल आ रहे हैं। तो कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट्स कंपेल करते हैं कि आप नई से नई टेक्नोलॉजी जो है ना वो इन्वेंट करें। उसके बाद 6 हो गया, 7वां ह्यूमन इंटेलिजेंस। सर एक क्वेश्चन है और एक सेकंड, क्यूरियोसिटी। जी जी करें आप। सर क्वेश्चन वो ये है कि जो कम्पेटिटिव इंस्टिंक्ट्स है उसको हम डिफेंस के तौर पर भी ले समझ सकते हैं नहीं आ कि रही, हम दोबारा स्टार्ट करें। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कम्पेटिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं क्या हम उसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं कि फॉर डिफेंस ऑफ वन सेल्फ हम ये आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं। मेन चीज है हम इस वक्त ये लोकेट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हुई है तो उसके पीछे कॉज क्या है। वो चाहे डिफेंस हो चाहे ऑफेंस हो, लेकिन वो कंपटीशन ने उसको प्रोपेल किया। ठीक है सर। अच्छा, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड क्यूरियोसिटी। आपने एक टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई, उससे जर्म थ्योरी इन्वेंट हो गई। क्यूरियोसिटी की अब हमें ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है वो कहां पे लेके जाता है। टेलीस्कोप आई तो नई से नई चीजें इन्वेंट हो गई। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आई तो उससे और चीजें नई इन्वेंट हो गई। इसी तरह कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से कैसे जो मोबाइल तक का सफर है, तो वो मुसलसल क्यूरियोसिटी और एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस के जो जो मतलब क्यूरियोसिटी ये है कि आप बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं कि इन बाउंड्री से बियॉन्ड क्या है। आप जब उधर जाते हैं कहते हैं इससे बियॉन्ड क्या है, इससे बियॉन्ड क्या है। और सारी ह्यूमन
एडवांसमेंट भी जो है उसकी बेसिस क्यूरियोसिटी है। और मैं भी अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि उनके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी हो कि सर ने ये चीजें बताई हैं, अब हमने खुद भी रिसर्च करनी है, हमने देखना है कि कौन कौन सी और चीजें हैं जो इसमें टेक्नोलॉजी में आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद 8वां इमेजिनेटिव फैकल्टीज। ये भी ह्यूमंस की एक टेंडेंसी है कि हम एक फिक्शन इमेजिन करते हैं और फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हमारे डिस्पोजल पे होती है उसको यूज करके उस फिक्शन को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब स्पेस प्रोग्राम आज से 40 साल पहले एक फिक्शन था, 50 साल, अब वो रियलिटी है। इसी तरह बड़ी आप मूवीज देखें, आज से पीछे आप पढ़े फिक्शन की स्टोरीज, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल फिक्शन से रिलेटेड 20वीं सेंचुरी में, वो सारी फिक्शन आज आपको रियलिटी नजर आएगी, उस दौर में फिक्शन थी। इमेजिनेटिव जो है वो एडवांसमेंट को प्रोपेल करती हैं। उसके बाद कंक्रीट चीजें हैं, इंडस्ट्रियल, सारी यूनिवर्सल सी चीजें थी, एब्स्ट्रैक्ट चीजें। दो चीजें हैं, नंबर 1 कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म पे हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, और इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। बस इसको इतना समझें कि कैपिटलिज्म ये है कि हर इंसान के पास रीजन है और उस रीजन को यूज करके अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकता है। तो इससे बेसिकली इससे क्रिएटिविटी आई, ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन आई, मल्टीपल चीजें आई। ये हम डिटेल में इसको अलहदा देखेंगे क्योंकि ये बड़ा वर्ल्ड है। कैपिटलिज्म 17वीं सेंचुरी में जब यूरोप में आई तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। कैपिटलिज्म की बेसिस है कॉर्पोरेटिज्म। कॉर्पोरेटिज्म क्या है? शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने एक जहाज बनाना है, अब मेरे अकेले के लिए ये वेंचर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 2000 बंदे मिलके हिस्सा डालें तो मैं ये जहाज बना भी सकता हूं। जब उस जहाज से रिटर्न आएगा तो 2000 बंदों को ही रिटर्न जाएगा, वो 2000 बंदे और इन्वेस्ट करेंगे कि हम इससे अगली चीज को इन्वेंट करते हैं। तो कॉर्पोरेटिज्म ने जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ट्रांसलेट किया। और दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर जिसने जहाज बनाया है, ये जहाज अब वही कंपनी बना सकती है, कोई और नहीं बना सकती। अगर तो कोई और बना सकती है तो उसमें से इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। अब ये क्या है कि 30 साल 40 साल इस जहाज की प्रोडक्शन से जितना भी रिटर्न आना है वो ए कंपनी को जाना है, या ए साइंटिस्ट को जाना है, या ए थिंकर को जाना है। मतलब आज ये इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटैक्ट रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। कि जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये रिसर्च पे पैसे लगा के वैक्सीन बनाई है, तो क्या उनको वो फार्मूला बाकी कंपनीज के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने सस्टेन्ड प्रोडक्शन को इंट्रेंच कर दिया, कि इंसेंटिवाइज कर दिया लोगों को कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। अच्छा, इसका जो डिटेल बात होगी जब मैं इकोनॉमी आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। व्हाई नेशंस फेल एक बुक है, अगर आप उसमें पढ़े तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बड़ी डिटेल में बात करता है कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने यूएसए और ब्रिटेन में 19th और 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो लेके आया था। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि क्या कॉजेज हैं, कौन सी कॉजेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रोपेल करती हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं? समझ नहीं सर, क्लियर है। हाँ हाँ करिए सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आ गया, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं।
हमने उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन भी देख ली, उसके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन को भी परख लिया, उसकी नेचर भी देख ली कि टेंडेंसी क्या है। अगला हमने देख लिया कि इसकी कॉजेशन क्या है। अब अगली चीज आ गई इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस जर्नल है, तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रिंसिकली रिलेटेड है। उसमें सबसे पहला ये है कि अर्बनाइजेशन, कि टेक्नोलॉजी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ पीपल ज्यादा कर देती है। अर्बनाइजेशन यही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। अब अर्बनाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, वो जब हम सोसाइटी करेंगे तो उसमें अर्बन और रूरल सोसाइटीज को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन मेन चीज है कि इसका सबसे पहला जो होता है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है कि टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है कि ज्यादा लोग एक जगह पे रह सकते हैं, कि मास प्रोडक्शन भी है, एक फ्रीडम टू एक्सचेंज लेबर भी है, और उसके बाद सोशल रेगुलेशन भी है, तो उसकी वजह से अर्बनिज्म आती है। दूसरा, यूनिवर्सल एजुकेशन। जहां जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, अब टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए वी नीड स्किल लेबर, कि जिनको पता हो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करना है, जो भी चीज क्रिएट करनी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिज बनाना है किस तरह बनाना है, रोड बनानी है किस तरह बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है किस तरह बनाना है, तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए होती है। तीसरा, इसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन की इंटीग्रेशन हो जाती है, मतलब वो अर्बनाइजेशन से ही आ जाता है, ज्यादातर रिलेटेड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल और मास प्रोडक्शन है, और तीसरा आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हाई लेवल की है, कि मतलब आप टेलीग्राम या टेलीफोन इस तरह की चीजें यूज हो रही हैं, तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन। तीसरा, मैकेनिकल प्रोडक्शन। चौथा, मिडिल क्लास। जहां जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या करती है, आप इमेजिन करें कि आप एक एग्रेरियन सोसाइटी में रह रहे हैं। अब एग्रेरियन सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, 50 एकड़ लैंड है, लैंड 50 एकड़ ही रहनी है, फैमिली कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले 10 लोग थे, फिर अगली जनरेशन में 30 हो गए, उससे अगली में 60 हो गए, लैंड 50 ही है। अब टेक्नोलॉजी क्या है कि वो 50 एकड़ को 2 मैनेज कर ले, बाकी 58 जो है वो इस लेबर में चले जाए, तो 58 लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रिलेटिव सोशल मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, फिजिकल कंफर्टनेस आएगी, और एक मिडिल क्लास क्रिएट होगी। अच्छा, अब मिडिल क्लास जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद यूनिवर्सल एजुकेशन आई, फिर मिडिल क्लास बनी, और फिर ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें हुई। तो मिडिल क्लास को भी हम डिटेल में देखेंगे, ये मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूं। जब हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे और इकोनॉमी पे बात करेंगे तो उसमें मिडिल क्लास को हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, और पांचवा, पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट से पहले दुनिया की आबादी जो है वो 50-60 करोड़ थी, आज 7.5 अरब है। क्यों? जब आपके पास फूड ज्यादा है, आपके पास शेल्टर ज्यादा है, आपने डिजीज को खत्म कर लिया, आपने हंगर को खत्म कर लिया, तो इन सारों की वजह से ऑटोमेटिकली जो स्पेस है वो अलाउ करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रह ले। अब वो 60 हो गए, 50 एकड़ है। एक टाइम आएगा कि जब वो 150 पे जाएंगे तो वो 50 एकड़ उनको फीड ही नहीं कर पाएंगे, वो हंगर की तरफ मूव कर जाएंगे। जब वो हंगर की तरफ मूव करेंगे तो फिर क्या है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी या इस तरह का होगा, जो माल्थस का लॉ है कि वो दोबारा पॉपुलेशन को 30 पे ले जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यही साइकिल चलता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस साइकिल को ब्रेक किया कि 150 है तो 300 हो जाए,
300 है तो 600 हो जाए, मतलब जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी प्रोडक्शन बनेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उतनी ज्यादा लेबर चाहिए। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, उसके बाद ये तो इसके जर्नल है, जहां भी जाएंगे आपको नजर आएंगे। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा दो तरह के होते हैं, या वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के भी अब पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही देखेंगे। पॉजिटिव, सबसे पहले 3 चीजों ने इंसान को बार बार वो क्या कहते हैं ना, पॉपुलेशन का साइकिल ब्रेक करने से रोका। पहला था हंगर, दूसरा था डिजीज, तीसरा पेस्टिलेंस, के वाइड स्प्रेड कोई जर्म्स आ गए हैं, उन्होंने 30-40% पॉपुलेशन वाइप आउट कर दी। फैमीन आ गया जिसकी वजह से 30-40% लोग हंगर की वजह से मर गए हैं, या कोई डिजीज है, या फिर वार है। ये 4 चीजें जो है वो बार बार, जंग हो गई, जंग से आधी पॉपुलेशन चलेगी। जैसे हलाकू खान ने बगदाद फतह किया, सारों की खोपड़ियां उतार दी, कि जब बगदाद इन्होंने मंगोल्स ने कॉन्कर किया ये सारा एरिया, तो तकरीबन उन्होंने 70% पॉपुलेशन मार दी। तो पॉजिटिव में सबसे पहले तो ये है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हमारी मटेरियल कंफर्ट है, हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड भी बढ़ गया, हम जो हाइजेनिक फूड भी ज्यादा हो गया, उसके बाद सैनिटेशन के मामला हल हो गए, ट्रैवलिंग ज्यादा इजी हो गई है। तो मटेरियल कंफर्ट पहला था आपका, कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर दिया, कि ओवरकम्स द इवल ऑफ हंगर, डिजीज एंड पेस्टिलेंस। दूसरा है आपका मटेरियल कंफर्टनेस, आपकी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गई है। अगर आप सिर्फ पिछला 100 साल देख लें तो आपके जो आबाओ अजदाद जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, आपकी जिंदगी उनसे काफी गुना ज्यादा सहल पसंदी वाली है। अच्छा, उसके बाद तीसरा, सोशल लेयर का स्फेयर वाइडन हो गया। मोबाइल ही, इवन आपके पास सारा दिन मोबाइल ही है तो आप बोर नहीं होते। वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट्स बढ़ गई है, गेम्स भी हैं, बाहर भी आप जा सकते हैं, टूरिज्म भी है, मतलब इंटीग्रेशन इतनी हो गई है कि पहले आज से 50-60 साल बाद नारायण अगर किसी ने जाना होता था तो उसके लिए उसको 2 महीने चाहिए, अब वो 3 दिन के टूर में आ जाता है। इवन गिलगित भी जाना है 3 दिन के टूर में हो जाता है, बाहर भी कहीं जाना है। तो सोशल लेयर बढ़ गया, आपकी इंटीग्रेशन पूरे दुनिया में हो गई। आपके पास ट्विटर है तो आप जहां मर्जी बंदे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोशल लेयर का स्फेयर वाइडन हो गया। उसके बाद जी जी सर, इधर एक क्वेश्चन है, जी जैसे कि जगह जगह पे सोसाइटीज बनने से ग्रीन लैंड जो है ना वो कम हो रही है, ब्राउन लैंड में कन्वर्ट की जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो आगे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और ग्रीन लैंड जहाँ से फर्टिलाइजर जो है वो भी कम हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर कम होएगा, तो सर उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा अगर टेक्नोलॉजी के जरिए? वो ज्यादा चीज है, अभी हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, मैनेजमेंट आखिरी पार्ट है। ये जो आप ग्रीन लैंड कम हो रही है, ये इसका नेगेटिव आउटकम है, वो हम उस साइड पे आते हैं। पहला हंगर, वार, डिजीज, ये चीजें थी। मटेरियल कंफर्ट, सोशल लेयर, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ये चीजें, वाइडन्स द स्फीयर। उसके बाद रेजिस लेबर प्रोडक्टिविटी, आपके की वजह से, मुसलसल नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, पहले जो आज से 50 साल पहले अगर एक बंदा 10 चीजें क्रिएट करता था एक दिन में, आज वही बंदा तकरीबन 50 से 100 क्रिएट कर रहा है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी मुसलसल बढ़ती जा रही है मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन की वजह से। कि आगे अगर एक फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी थी कि वो एक दिन में जो है वो 1000 पैकेट्स बनाती थी किसी भी प्रोडक्ट के, अब वो एक दिन में 2000 50,000 बना रही है। आप वैक्सीन की देख लें, रियल टाइम में करोड़ों वैक्सीन बन चुकी हैं, कि लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो चुकी है।
उसके बाद ब्रिंग्स अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जब लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी मतलब सोशल लेयर ज्यादा है, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखें आज से 100 साल पहले सिंगल लेबर मेल ड्रिवन इकोनॉमी होती थी कि पैट्रियार्क है या एग्रीकल्चर है तो जो मर्द है वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। आज 50% वुमेन भी जो है वो भी लेबर कर रही हैं, तो उससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ गई है। अगर आप 200 साल पीछे चले जाएं तो क्या होता था, सोसाइटी इस तरह की होती थी कि जिसमें ये 100 बंदा ऊपर रूल कर रहा है और सारा लेयर उनके पास है, और ये जो 90% है 10% ऊपर रूल कर रहे हैं, 90% स्लेव है। अब दुनिया में स्लेवरी खत्म हो गई है, हर बंदे के पास इंटाइटलमेंट है कि वो कोई ना कोई काम कर सकता है, किसी ना किसी प्रोडक्शन में है। पूरे दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% 3% इसके अराउंड है। इसी वजह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की वजह से सोशल मोबिलिटी बढ़ गई है। पहले क्या था, अगर कोई तरखान का बेटा है उसने तरखान रहना है, अगर कोई बढ़ई का बेटा है उसने बढ़ई रहना है, मतलब जो एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन चलती थी वही चल रही है। अब क्या है कि लोग स्पीडीली लोअर क्लास से मिडिल क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। आगे ऑक्यूपेशन थी आपकी हेरिडिटरी के बेस पे, अब क्लास बेस हो गई है, इनकम बेस हो गई है। अगर एक बंदा है वो लोअर क्लास से निकला है और उसने एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली मिडिल क्लास में चला जाएगा। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सोशल मोबिलिटी इंक्रीज कर देती है ज्यादा से। अब देखें दुनिया में पिछले 40-50 साल में मिडिल क्लास जो है वो 40 to 50% बढ़ी है। तो वो उसके पीछे क्या रीजन थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हाई लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ज्यादा होना, और वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ने सोशल ज्यादा। अच्छा, अब सोशल मोबिलिटी आई है, एक बंदा है वो बढ़ई है, उसने बढ़ई रहना है, बाप बढ़ई था अब वो भी रहेगा, अगर वो लोहार था उसने लोहार रहना है। अब लेकिन लोहार का बेटा जो है वो सीएसपी भी बन सकता है, वो बन सकता है कोई ना कोई जॉब करके, एजुकेशन हासिल करके, स्किल एक्वायर करके, तो वो अपनी फैक्ट्री भी लगा सकता है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी और डिग्निटी बढ़ गई है। पहले अपनी लेबर में लोग डिग्निटी फाइंड नहीं करते थे, अब डिग्निटी बढ़ गई है। आप एक बंदा वो काम कर रहा है और उसके पास इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट है, तो वो अपनी यूटिलिटी दुनिया में समझता है, वो यूटिलिटी उसको डिग्निटी देती है, और दूसरा उसको काम करने की आजादी है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी और डिग्निटी जो है वो जहां जहां टेक्नोलॉजी ज्यादा गई वहां वहां उसने ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी और डिग्निटी इंक्रीज कर दी। अब देखें टेक्नोलॉजी से ही फ्लो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बेसिक नीड्स देखी, उसके बाद सोशल लेयर, सोसाइटी से रिलेटेड, फिर इकोनॉमी से रिलेटेड, अब पॉलिटिक्स से रिलेटेड। कि टेक्नोलॉजी की आउटरीच हर एक में जा रही है। जब हम पॉलिटिक्स करेंगे और डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़ी है, साइंटिफिक वर्ल्ड के ऊपर खड़ी है। तो ये चीजें इंटर रिलेटेड है, उसमें मैं इसमें फिर डिटेल में बात करूंगा। अच्छा, उसके बाद जब इंडिविजुअल लिबर्टी और डिग्निटी बढ़ी तो साइमल्टेनियसली सोशल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगी। जिन लोगों के पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आई उन्होंने कहा हमें पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। अगर मैं 2000 रुपया कमा रहा हूं और 2000 में से मैं 300 रुपया टैक्स दे रहा हूं, तो मुझे इसके बदले रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट इंक्रीज होगी। और फिर नेशनल इंटीग्रेशन, रेलवे की वजह से ब्रिटानिया और यूएसए मतलब यूरोप की जो जर्मन है हमेशा एक इस तरह की लैंड रही थी कि इसमें फ्यूडल्स रहते होते थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। रेलवे ने इसको इंटीग्रेट कर दिया। यूएसए इतना वास्ट है, साउथ और नॉर्थ की इंटीग्रेशन ही रेल रोड से हुई, रेडियो के साथ, टेलीविजन के साथ। आप अपनी नेशन की इंटीग्रेशन देखें तो कराची से लेके खैबर तक रेल रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन चीजों ने लोगों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया। और यही नेशनल इंटीग्रेशन फिर ग्लोबलाइजेशन आप देख लें कि जो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि
दुनिया में लोग आपस में इंटीग्रेट होकर एक विलेज की फॉर्म एक्वायर कर लिया। तो वो जो विलेज की फॉर्म है उसके पीछे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे ये इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। ये सारी टेक्नोलॉजीज ने उन लोगों को मिला दिया। तो अब आप पे ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आ रहा है तो टेक्नोलॉजी आपका आर्गुमेंट है। आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे आ रहा है, टेक्नोलॉजी आपका आर्गुमेंट है। आपको इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे आ चुका है पास्ट में। तो ये आपके प्राइम आर्गुमेंट्स हैं कि कैसे करते हैं इसको। टेंजिबल कैसे करेंगे? टेंजिबल करेंगे हम फिगर से, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज से 40 साल पहले हंगर कितनी थी और आज कितनी है, आज से 30 साल पहले मिडिल क्लास कितनी थी और आज कितनी है। वो जब हम टेबल्स करेंगे और कुछ आप लोग खुद रिसर्च करेंगे कि हाँ आप लोग जो है इन सारों के पीछे फैक्ट्स को ढूंढेंगे कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो ये बेसिकली इसके पॉजिटिव और भी बड़े आ सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें इसके अलावा भी बड़े हैं, लेकिन लार्जली ये जो है इसको सम अप कर देते हैं। ये समझ आए आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? नो सर। अच्छा, अब आ जाते हैं नेगेटिव के ऊपर। सबसे बड़ा जो नेगेटिव आ रहा है ना इसका आउटफॉल, वो ये है कि आगे एक बंदा है, उसका काम है कि ये मशीन है, उस मशीन के अंदर उसने फॉर एग्जांपल स्टील की फैक्ट्री है, उसका काम है कि उसने स्क्रैप उसके अंदर डालना है। साथ ही एक नई इन्वेस्टमेंट होती है, वो ये है कि वो एक मशीन होगी, वही स्क्रैप उठाएगी और उसको उसके अंदर डाल देगी। वो बंदे की लेबर खत्म हो गई। तो जो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लेबर है ना वो डिक्रीज हो रही है। ज्यादा से ज्यादा स्किल चाहिए। पहले एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ था तो उसके अगर 19वीं सेंचुरी की इंडस्ट्री देखें तो बिल्कुल अनपढ़ लोगों ने चलाई है, लेकिन अब अनपढ़ बंदे को रोजगार नहीं मिलता। आपकी स्किल्स जो है वो मसलसल स्किल्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जा रही है और इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो लेबर की कम होती जा रही है। दूसरा इसका यह है कि ये इगोइस्टिक कंपटीशन को प्रोवोक करता है कि आप देख लें कि टेक्नोलॉजी में ये नेशनल इगोइज्म मुख्तलिफ के भाई वैक्सीन इस मुल्क की लगवाओ तो हम आपको आने देंगे, कंप्यूटर ये वाला यूज करो। इगोइस्टिक कंपटीशन है। वो इगोइस्टिक कंपटीशन जो है वो यूनिवर्सल कोऑपरेशन और ह्यूमनिज्म के गोल से हमें दूर लेके जाता है। तीसरा इसका यह है कि इन्वेंशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। आप देखें पिछले 100 साल में अब जितनी अब वार क्यों एक बहुत बड़ी खतरे वाली चीज हो गई है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी से चीजें इन्वेंट करनी है कि सेकंड्स में मुल्क खत्म हो सकते हैं। न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्या क्या नई चीजें आ गई हैं। वो डिस्ट्रक्टिव वारफेयर जो है वो पोटेंशियल कैरी करता है कि वो आप मतलब दुनिया ही खत्म हो सकती है उसके जरिए। चौथा इसमें जो है इन्वायरमेंटल हैजर्ड, कि दुनिया में एनर्जी लिमिटेड है, दुनिया के अंदर स्पेस लिमिटेड है। हमारी जो टेंडेंसी है, कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं, वो हमें कंपेल करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उस स्पेस में से जो है चीजें यील्ड करें। वो टेंडेंसी नेचर को हार्म पर पहुंचा रही है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया, इन्वायरमेंट तो एक अलहदा से ऐसे है पूरा, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स क्रिएट कर रही है। बायोस जो आपके बायोस्फीयर है वो खराब हो रहा है, ग्रीनरी कम हो रही है, वार्मनेस ज्यादा बढ़ गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल हाई हो रहा है, मल्टीपल इसके जो है इम्प्लीकेशंस हैं। पांचवा कंज्यूमर कल्चर, ये बड़ा मतलब इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि आगे था कि आप किसी चीज का यूज करते थे फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी, कि मेरे मोबाइल लेना है, मोबाइल से क्या करना है, मैंने कॉल मिलानी है। अब क्या है, मेरे पास आईफोन 10 है तो 10 और 11 में फर्क कोई नहीं, मैंने 11 लेना, मैंने 12 लेना, मैंने 30 लेना, टू शो ऑफ कि आप चीजों वो शो ऑफ क्या है, शो ऑफ फिर जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देता है
कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाते हैं। आप अपने गैजेट्स देख लें तो आपको लगेगा कि 90% चीजें जो है मेरी यूटिलिटी की नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन मैंने ले ली है। तो कंज्यूमर कल्चर, ये भी, इसकी भी इंप्लीकेशन बहुत है। कंज्यूमर कल्चर पे हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे आ जाता है सफरिंग सोल ऑफ मैन इन साइंटिफिक इरा, उसमें कंज्यूमर कल्चर एक प्राइम आर्गुमेंट है। अगर आ जाता है वो एंसेस्टर्स की लग्जरीज जो है वो हमारी नेसेसिटीज बन चुकी हैं, तो कंज्यूमर कल्चर है। उसके बाद जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, नेचुरल हैजर्ड्स हैं, इसके पीछे एक कंज्यूमर टेंडेंसी है कि माल्स बन गए और माल्स के ऊपर मैसिवली चीजें हैं, तो बजाय इसके कि हम पैसे को प्रोडक्टिवली यूज करें, कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो जिन लोगों के पास अभी वो क्या कहते हैं बेसिक नीड्स नहीं है, हम उनको कैरी करें। हम अपनी फजूल किस्म की जो यूटिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसी वजह से छठा ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, दुनिया में पैसा भी बढ़ गया, मतलब ग्लोबल वेल्थ 400% बढ़ी है पिछले 70 साल में। थॉमस पिकेटी की बुक है कैपिटल इन 21st सेंचुरी। उसके बाद स्टिगलर्स की किताब है पीपल पावर प्रॉफिट। उन दोनों ने कैलकुलेशंस की हैं कि 70 साल में, 40 साल में ग्लोबल इनकम तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसकी 90% एप्रोप्रिएशन टॉप 1% के पास गई है। बाकी लोग जो है वो उनके दरमियान इनइक्वालिटी ज्यादा होती जा रही है। आप देखें मॉडर्न जो पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म, इंडियन पॉपुलिज्म, यूरोपियन पॉपुलिज्म, यूएस पॉपुलिज्म, उसके पीछे जो रीजन है वो इनइक्वालिटी है। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है वो लोगों के ग्रीवियंसेस को बढ़ा रहे हैं, और उसकी वजह से इमोशनल अपील से लीडर्स आ रहे हैं कि जो कि यूटोपिक थिंकिंग देते हैं अदर। और इसके पीछे फंडामेंटल कॉज क्या है कि जो ग्रीडी कॉर्पोरेशंस हैं वो कंज्यूमर कल्चर को इंस्टिगेट करके थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू सेलिब्रिटीज, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कंज्यूम करवा रही हैं। कि अगर एक बंदा है वो 100 रुपया कमा रहा है, इसी फर्म से 100 ले रहा है, 90 रुपए वो कंज्यूम कर रहा है, फिर भी अपना प्रॉफिट उनको ही दे रहा है, 10 ही उसके पास आ रहे हैं। तो ये इसकी वजह से ये सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। फिर अब मॉडर्न वर्ल्ड में एक और फिनोमिना आ गया, सर्विलेंस रेजिम्स, के टेक्नोलॉजी है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। चाइना देखें तो चाइना में उन्होंने कार्ड्स इस तरह के बना लिए हैं कि हर सिटीजन की वो मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी ये हो रहा है कि लोगों की प्राइवेसी, उनका डाटा, आप एक कंप्यूटर यूज करते हैं, आप दिन में मतलब आपकी प्राइवेसी आप क्या क्या उस पर यूज करते हैं, अगर कोई सारा कुछ पीछे देख रहा है तो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर सर्विलेंस, इकोनॉमिक सर्विलेंस, कि आप सर्च करते हैं कि मैंने कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आपको ऊपर कौन सी 3 से 4 ऑप्शंस देनी है, मैंने कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है तो 3 से 4 कौन सी ऑप्शंस देनी है। आपकी सारे डाटे की स्टडी हो रही है कि आपकी पर्सनैलिटी की टेंडेंसी क्या है, और उस टेंडेंसी के मुताबिक आपको चीजें फ्लो की जा रही हैं। तो सर्विलेंस रेजिम, इसके ऊपर ऐसे के भी चांसेस हैं कि इन इटसेल्फ ही एक ऐसे आ जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है। और एंड में साइबर वारफेयर, साइबर वारफेयर जैसे फॉर एग्जांपल अब हर चीज कंप्यूटर के साथ है, तो अगर इसराइल ने अटेम्प्ट भी की कि ईरान का सिस्टम हैक करके और उसकी जो वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको वाइप आउट कर दिया जाए। पिछले दिनों एफबीआर का सिस्टम हैक हो सर गया। एक क्वेश्चन है जी जी सर, ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है जो व्हाट्सएप के ऊपर, ये भी हैक हो सकती है? ये वैसे मेरे ज़हन में आया आपके। वैसे नहीं, व्हाट्सएप जो है ना इनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप की बड़ी इस पे क्वेश्चन ही है, अभी तक कोई क्लियर नहीं आया है। बाकी आपके फोन शून ये वो सारा कुछ जब मर्जी हैक भी कर ले, रिकॉर्ड भी कर ले, कोई मसला नहीं है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है सारी। तो ये अब आपको समझ आई। अच्छा, अब अगली चीज है, मैंने रेमेडीज पे कोई बात नहीं की। देखिए रेमेडीज का एक असूल होता है, जो पॉजिटिव्स हैं उनको और एनहांस कर दो और नेगेटिव्स को मिटिगेट कर दो। कि ये जो मैंने 8 आपको बताई नेगेटिव चीजें, कि जैसे इकोनॉमिक वैल्यू डिक्रीज हो रही है अनस्किल्ड लेबर की, तो आप इसमें रेमेडी क्या है? रेमेडी यह है कि आप एजुकेशन को और एनहांस करो, फ्री करो, स्किल्ड लेबर ज्यादा करो
और जिन लोगों की ऑटोमेशन की वजह से लेबर नहीं आ रही, उन अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके लिए नए चैनल क्रिएट करो, नई फॉर्म्स ऑफ लेबर क्रिएट करो। इगोइस्टिक कंपटीशन है तो इसके अंदर क्या है कि कॉपरेशन और ह्यूमनिज्म की वैल्यूज को प्रमोट करो। अगर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं तो उसके अंदर क्या है कि आप एक दुनिया में कंसेंसस इवॉल्व करें कि ये वार टेक्नोलॉजी जो है इसको फर्दर इस पे इन्वेस्टमेंट बंद की जाए। और फिर इसी तरह एक एनवायरनमेंट हैजर्ड्स है तो उसका भी है कि एनवायरनमेंट को मैनेज किया जाए, जो ग्लोबल इमिशंस हैं उनको कम किया जाए। फिर कंज्यूमर कल्चर है तो इसको यूटिलिटेरियन कल्चर कैसे बनाना है, और ये चीजें। रेमेडीज ये है कि आपके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है ना उनको बंद करना है और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इनहांस करना है। ये इसका वो क्या कहते हैं थीम है। अब मैं फिर एक दफा आप लोगों को सारा मतलब स्टोरी है, ये आपने जितनी अच्छी आप ज़हन में स्टोरी, इंसान पढ़ता भी स्टोरीज में है, समझता भी स्टोरी में है, याद भी स्टोरी में करता है और लिखता भी स्टोरीज में है। अब ये एक स्टोरी है कि टेक्नोलॉजी, ये इसका मतलब है, ये उसके तीन मतलब प्रिंसिपल फोर्सेस हैं। टेक्नोलॉजी का ओरिजिन हुआ, फिर एवोल्यूशन हुआ, वेरियस फेजेस, उसमें से हमने टेंडेंसी देखी। टेंडेंसी में एक्यूमुलेटिव है, यूनिवर्सल है, एक्सपोनेंशियल है, एमोरल है। उसके बाद हमने फिर उसका देखा कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी पॉजिटिव फोर्सेस क्या हैं। फिर हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा कि उसके अंदर जनरल कॉन्सिक्वेंसेस के क्या वो कंक्रीट चीजें लाता है, जैसे अर्बनाइजेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, इस तरह की चीजें। फिर पॉजिटिव देखा, फिर नेगेटिव देखा, और उसके बाद फिर इसको रेमेडीज क्या दे सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी पे मैंने स्टार्ट इस वजह से किया कि बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि इंसानी तरक्की है ही टेक्नोलॉजी की तरक्की, बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट है। और टेक्नोलॉजी अगर आपको कोई भी ऐसे कहीं से भी कोई ऐसे आता है, हम करेंगे भी इधर ऐसे, हर ऐसे में टेक्नोलॉजी आपका आर्गुमेंट है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टेक्नो वर्ल्ड। तो उसमें आपका प्राइम आर्गुमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, अब स्कूल ऑफ थॉट्स पे आ जाए कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो स्कूल ऑफ थॉट्स, जो आइडियोलॉजीज हैं, पहली एक आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि मैंने अभी बताया कि दुनिया में सारी तरक्की टेक्नोलॉजी की हुई है और सोसाइटी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी ने अपने आप को एडजस्ट किया एज पर द एडवांसिंग फोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट रैशनलिज्म है। रैशनलिज्म ये कहता है कि बेसिकली जो रीजन है इट इज द सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और रैशनल एप्लीकेशन जो है वो टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हार्मनी क्रिएट कर सकता है। एक स्कूल है कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट। कंजर्वेटिव जैसे कि नाम से वाज़ेह है, वो ये है कि भाई आपने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है बड़े ध्यान से करनी है, अन्यवाह नहीं करी जानी, सोच समझ के करनी है कि आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना ले आए जिससे जो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ थिंग्स है वो डिस्टर्ब हो जाए। आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना लेके आ जाए जिससे ह्यूमंस को कोई बड़ा खतरा आ जाए। तो कंजर्वेटिव बेसिकली वो है कि जितनी एडवांसमेंट होगी है पहले इधर तक ही रहे, इससे अगली बड़ी सोच समझ के करें। तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है और जिसपे तकरीबन सारे एग्री, वो पहला स्कूल ऑफ थॉट ही है कि आप देखें कि दुनिया में अगर आप रेयरली देखें तो जो कंक्रीट एडवांसमेंट है वो टेक्नोलॉजी की है। फायर व्हील, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये कंक्रीट मैनिफेस्टेशंस है। बाकी पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इंस्टिंक्ट्स वो उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको लेक्चर था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस पे मैं आपको रीडिंग दूंगा, वो आप लोगों ने रीडिंग करनी है क्योंकि रीडिंग से आपकी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वो मैं बता रहा हूं कि मैं आपको रीडिंग शेयर करूंगा,
वो रीडिंग आप लोगों ने करनी है। वो 70 से 80 पेजेस होंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो आप लोगों ने पढ़ने हैं और उसमें से अपने नोट्स बना लेने हैं, साथ ही मेरे नोट्स रख लेने हैं। ज्यादा अच्छा वही होता है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, उससे आपकी क्रिएटिविटी इंटैक्ट रहती है।